प्रधानमंत्री जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप ज़मीन पर कम और आसमान में कुछ ज़्यादा होते हैं। मुझे अच्छी तरह ये बात पता है कि आप पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते। पिछले कई सालों में किसी भी इंडिपेंडेंट पत्रकार को आपने सवाल पूछने का कोई भी मौका नहीं दिया है। तो मैंने सोचा कि शायद सवाल पूछने की आखिरी जगह अब 35,000 फीट ऊपर ही बची है, क्योंकि ज़मीन पर तो सवाल पूछ नहीं सकते, तो चलिए आसमान ही सही। सर, आपने जनता को ये सलाह दी है कि वो पेट्रोल डीजल खर्च कम करे, वर्क फ्रॉम होम करे, सोना ना खरीदे, विदेश भी ना जाए। सर, गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि देश के कम से कम 100 करोड़ लोगों के पास सोना नहीं बल्कि लोहा खरीदने का भी पैसा नहीं है। उसके लिए सोना है, सोने जैसे भाव में मिलने वाली दाल, यानी मसूर की दाल, अरहर की दाल। आजकल जब गरीब लोग ये दाल लिक्विड में सोने की तरह ही देख रहे हैं, विदेश तो दूर की बात है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना भी दुश्वार है। आपको शायद एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि $1 की कीमत इस वक्त 96 रुपये के पार पहुँच चुकी है। हालांकि 2014 से पहले तो आप हर दिन डॉलर का हिसाब रखते थे ना। मनमोहन सिंह सरकार को आड़े हाथों लेते थे। अगर किसी तरह कोई विदेश चला भी गया मोदी जी, तो समझिए आप कि कूड़े जैसे हो चुकी रुपए की कीमत में भारतीय 2 वक्त विदेश में ना खा पाएगा, ना होटल में रह पाएगा। मोदी जी, आप जानते हैं कि आपका बंगाल चुनाव खत्म होते ही जो पेट्रोल के जो दाम हैं और डीजल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। आपकी सरकार तो ये कह रही है कि सिर्फ 3 रुपये बढ़े हैं। गोदी मीडिया कह रहा है कि 4 साल बाद पहली बार दाम बढ़े हैं, इसलिए जनता को शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। आपकी सरकार कह रही है कि ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है। भारत ने 76 दिनों के बाद दाम बढ़ाए हैं। सरकारी तेल कंपनियां रोज़ लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही थी। लेकिन मोदी जी, जो कहानी का दूसरा हिस्सा है वो आखिर कौन बताएगा? क्योंकि टीवी पर तो आप जानते हैं बहस वही होती है, वही हिस्सा आता है बहस का जो आपको सुहाता है। अब मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जब दुनिया में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था, तब भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं किया आपने? मोदी जी, एक बात समझिए, बहुत समझना ज़रूरी भी है कि भारत में फ्यूल प्राइसेस सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से तय नहीं होते। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस के जरिए भी बड़ा हिस्सा कमाती है, आपको तो पता ही होगा। इसलिए कई सालों तक जब दुनिया में तेल सस्ता हुआ, तब भी भारत में जनता को वैसी राहत नहीं मिली जैसे दूसरे देशों में हुई। जब तेल सस्ता था, जब जनता को राहत आखिर क्यों नहीं मिली? उस वक्त टैक्स बढ़े, एक्साइज बढ़ा, सेस बढ़ा, जनता ने महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदा और सरकार ने रिकॉर्ड कमाई की। आप गरीब आदमी से ये कह रहे हैं कि अपना स्कूटर कम चलाइए या मत चलाइए, लेकिन इलेक्शन में तो हमने देखा था आपके हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, पूरे आकाश को घेर लिया था हेलीकॉप्टर्स ने। आपके नेता ही नहीं बल्कि आपके एंकर भी हेलीकॉप्टरों में घूम रहे थे। आप जनता से कह रहे हैं कि बाहर घूमने मत जाओ, लेकिन आप तो गुजरात में रोड शो करके लौटे हैं। आप तो 5 दिनों की विदेश यात्रा पर अभी फिलहाल हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, उस पर निकले हुए हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के सैकड़ों कारों के लंबे काफिले चल रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा मोदी जी? अगला सवाल मोदी जी, अब मैं विदेश नीति पर आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। सर, देश को ये बताया गया था कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वॉर उन्होंने रुकवाई, उन्होंने भारत को हेल होल तक कह दिया। कितनी बुरी बात है देखिए, फिर भी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी, ये बताइए कि पूरा विपक्ष आपसे डरता है, यहाँ पर चुनाव आयोग डरता है, बाबू डरते हैं, पत्रकार डरते हैं और सच बताऊं तो जज भी डरते हैं, लेकिन आप ट्रंप से डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आप ट्रंप की आंख में आंख डालकर ये क्यों नहीं कहते कि जब आपने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी तो आखिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? आपके 56 इंच का सीना सब भारतीयों ने देखा है। एक बार ये सीना डोनाल्ड ट्रंप को दिखाइए और साथ साथ वो लाल आंख भी दिखाइए। आखिर कब करेंगे आप ऐसा? और आपको तो ये पता ही होगा, शायद हो सकता है इनको आपने ही भेजा हो, जो हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में राम माधव ने कहा था कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया है और रशिया से तेल खरीद कम की है, 50% टैरिफ स्वीकार किया है। तो मोदी जी, आपकी विदेश नीति आखिर है क्या? 12 साल बाद भी समझ में नहीं आता कि क्या है। आपने तो ये कहा था कि अगली कोई भी आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से अगर होती है तो हम युद्ध करेंगे।
कल तक टीवी पर युद्ध का माहौल था, सायरन बज रहे थे टीवी के स्टूडियो में, तो हमने लाहौर और कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया था। आज आरएसएस के नेता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम सिंदूर का जश्न मनाएं या लाहौर बस में सफर करने की तैयारी करें? क्या अब यलगार होगी या होगी अमन की आशा? बहुत कंफ्यूजन है, जरा आज इसे दूर कर दीजिए। तो कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। Oh my God! ऑपरेशन सिंदूर और चीन से जुड़ा हुआ सवाल। सर, डिफेंस एक्सपर्ट जैसे कि प्रवीण साहनी, इनको आपने देखा भी, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। उनके बाकायदा इंजीनियर्स पाकिस्तान में मौजूद थे जब वहाँ से हमला कर रहा था पाकिस्तान हमारी तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स की उन्होंने मदद की है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं और ये मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब तो पूरे ये हुआ कि साउथ एशिया में चाइना इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली भारत के हितों के खिलाफ लड़ रहा है और स्ट्रेटेजिक रोल निभा रहा है। क्या आपको ये मालूम है? अगर ये सच है मोदी जी, तो पहलगाम और फिर सिंदूर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। आप चीन से इस बारे में बातचीत करेंगे क्या? और हाँ, क्या ये काम आप अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को देंगे क्या? अभी पूरे लाओ लश्कर के साथ आप देखिए कि वो चीन होकर आए हैं, तो कहिए ना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो शी जिनपिंग से पूछें कि हाउ डेयर यू। और अगर ट्रंप ना भी पूछें तो आपके दूसरे मित्र इलॉन मस्क, उनसे कहिए, कम से कम वो पूछ के बताएंगे कि शी जिनपिंग क्यों उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। और अगर अगला ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या फिर चीन पाकिस्तान के साथ हमारे खिलाफ मिलकर लड़ेगा? और अगर ऐसा है तो आप भारत में चीन को कारोबार करने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? उनके लिए सिर्फ अपने बाजार नहीं बल्कि अपने पूरे दिल और बाहें क्यों खोल रहे हैं? और मोदी जी, अब मसला उन बेरोजगारों का जिन्हें हमारे सीजीआई कॉकरोच कहते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भारत में 15 से 29 साल के 36 करोड़ 70 लाख युवा हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। इनमें से 26 करोड़ से ज़्यादा युवा पोटेंशियल वर्कफोर्स हैं। स्कूल कॉलेजों में एनरोलमेंट बढ़ रहा है। गरीब परिवारों के बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है? कभी आपने किसी युवा से बात की? 15 से 25 साल के लगभग 40% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि एस्पिरेशनल ये क्राइसिस भी है, क्योंकि पिछले दशक में पहली बार बड़ी संख्या में गरीब और लोअर मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चे कॉलेज पहुंच रहे हैं, लेकिन डिग्री के बाद जॉब्स नहीं मिल रही हैं। और आपके कहने पर युवा रील बना रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम उनको पैसे भी नहीं दे रहा है। सीजीआई बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं, लेकिन यही युवा आपका वोटर भी है मोदी जी, और साथ ही विचारधारा के स्तर पर आपका फुट सोल्जर भी। तो 25 से 29 साल के करीब 20% युवा जॉबलेस हैं, यानी डिग्रियां उनके पास हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। युवा घर चलाने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश से युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की उनकी बात करूं अगर मैं, तो बड़ी संख्या में अनपेड वर्क, यानी पैसा नहीं मिलता, काम करती हैं, और मजबूरी वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है क्योंकि नौकरियां ही नहीं हैं। तो मोदी जी, ये बताइए कि न्यू इंडिया में नौकरी पाना ज्यादा मुश्किल है या सवाल पूछना? तो मोदी जी, ये बताइए कि इस नए इंडिया में नौकरी मांगे युवा या सवाल पूछे? क्योंकि सवाल पूछता है तो दोष देशद्रोही बताया जाता है और नौकरी फिर भी नहीं मिलती। आपको पता है मोदी जी कि एग्जाम में लीक हो रही है, और स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, उनके पर्चे लीक हुए हैं। लाखों युवा सालों तैयारी करते हैं, परिवार पैसे खर्च करता है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, भर्ती अटक जाती है। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन यानी उलझन नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं हैं, उस पर भरोसा टूट जाता है युवा का। वैकेंसी निकलती है, भर्ती सालों तक अटक जाती है। युवा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है। मजदूर अगर अपनी वाजिब मजदूरी मांगता है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। मोदी जी, ये कैसा देश चला रहे हैं आप? अब बेरोजगार युवा आवाज उठाते हैं तो उनको हमारे सीजीआई कॉकरोच कह रहे हैं। अब क्या लोकतंत्र में युवा सिर्फ इलेक्शन रैली में भीड़ बन के सिर्फ रहेंगे कि मोदी 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 कहने के बाद उसको अब नौकरी नहीं मिलेगी क्या मोदी जी? और मोदी जी, अब आपसे पूछती हूँ बिल्कुल आपका सबसे पसंदीदा सवाल। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत पसंद आएगा। आपका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो दिख रहा है अभी वो ये है कि कभी मंदिर तो कभी मस्जिद तो कभी गुरुद्वारा, कभी खान पान, कभी कपड़ों पर सवाल।
आपके असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को राज्य से निकाल तो नहीं सकते, निकाल के फेंक तो नहीं सकते, लेकिन उनका जीना हराम ज़रूर कर देंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए काम करते होंगे, है ना? करते थे ना? तो फिर शुवेंदु और हेमंत को समझाइए ना, बताइए ना उन्हें कि गुजरात मॉडल क्या था। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना मोदी जी? चलिए, आप इन सवालों का जवाब ना भी दें, लेकिन क्या आप जवाब देंगे? क्या आप किसी भी सवाल का जवाब देंगे? दर्शकों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ व्यंग नहीं है। हमारे समय के सबसे गंभीर और मन को कचोटने वाले सवालों को उठाने का सिर्फ हमारे पास यही रास्ता बचा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का झुक जाना, यहाँ तक कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी अब वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों के साथ उनके बुनियादी अधिकारों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, बल्कि सत्ता के साथ खड़े होकर उनके अधिकारों को कुचल रहा है। बंगाल चुनाव के बाद सबसे गंभीर सवाल लोकतंत्र की बुनियाद यानी आम जनता के वोट के अधिकार पर ही है। वैसे भी पिछले 80 सालों में आप जानते हैं, भारत की इस गरीब जनता को सिर्फ वोट करने के अधिकार के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और आज उस आखिरी अधिकार पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार चुनाव की अखंडता और ईमानदारी पर यक्ष प्रश्न है। पहली बार मुझे ये कहते हुए झिझक नहीं हो रही है कि चुनाव आयोग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करवा रहा है और हर बार सिर्फ बीजेपी को सेलेक्ट कर लेता है। देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं सिर्फ फैसले दे रही है। इस बार नहीं तो अगले बार वोट दे देना। ऐसे बयान देने वाली अदालतों से आखिर कोई क्या इंसाफ की उम्मीद करेगा? हमारी सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को पैरासाइट कहते हैं। क्या ऐसे जज हमारे अधिकारों के लिए सरकार से लड़ेंगे या सरकार के लिए आम जनता से लड़ेंगे? कॉमेडियन वरुण ग्रोवर कहते हैं कि आम जनता को सिर्फ देश बचाने का काम दे दिया गया है, वोट तो सरकार भी डाल देगी। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना? लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ, तो बचाओ।